शो यूपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सपा मुखिया अखिलेश यादव करेंगे जिला मुख्यालयों का दौरा। अखिलेश यादव कानपुर से दौरे की शुरुआत करेंगे। 20 दिसंबर को विधायक इरफान सोलंकी से जेल जाकर मुलाकात करेंगे और 22 को झांसी में जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से भी मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं और नेताओं के हौसले को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। तो ये जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव के दौरे को लेकर, जहां तमाम जिला मुख्यालयों का दौरा करेंगे और कानपुर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ 20 दिसंबर को विधायक इरफान सोलंकी से जेल में जाकर वो मुलाकात करेंगे और 22 को झांसी में जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से भी मुलाकात करेंगे। आने वाले समय में चुनाव होना है, जिसके लिए सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के हौसले को बढ़ाने पर भी विशेष फोकस अखिलेश यादव की तरफ से किया जाएगा। तो अखिलेश यादव का ये दौरा, कानपुर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जिला मुख्यालयों का दौरा करेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसी के साथ 20 दिसंबर को इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात करने के लिए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 22 को झांसी में जाकर जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मिलेंगे, जहां उनके हौसले को बढ़ाने पर विशेष फोकस होगा। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में सपा का फोकस है। आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं और कैसे सपा की रणनीति रहेगी, इससे लेकर फोकस किया जा रहा है। और शैलेश अरोड़ा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, जिला मुख्यालय का दौरा करने वाले हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव, क्या जानकारी है उनके दौरे को लेकर और विशेष फोकस इस बार रहने वाला है? इरफान सोलंकी से भी मुलाकात करेंगे जेल में जाकर, उससे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात करें इससे पहले अखिलेश यादव पर तमाम बार ये आरोप लगे हैं कि वो पार्टी में, चाहे आजम खान जेल में बंद रहे हो तब मिलने नहीं गए, तो उनको सत्ता पक्ष के लोगों ने भी घेरा कि वो अपने लोगों से मिलने नहीं जा रहे और बाकी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन अब उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया। चाहे वो अगर आप देखें पिछले कुछ महीने पहले, तब भी वो लगातार मिलने जाते रहे हैं पार्टी के अगर लोग जेल में बंद रहे हैं। और अब अगर बात करें इरफान सोलंकी जो सपा के विधायक है कानपुर में, उनको अगर आप देखिए तो लगातार जिस तरह से उनके ऊपर तमाम मुकदमे आए, जेल में वो बंद है। अब 20 तारीख का जो कार्यक्रम था पहले से तय था मिलने का, लेकिन अब एक और कार्यक्रम सामने आया अखिलेश यादव का झांसी का, जिसमें वो पार्टी के एक पूर्व विधायक से मिलने जाएंगे जेल में और कहीं ना कहीं एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है इसके माध्यम से कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ है, उनके हर घड़ी में उनके साथ है और इसके माध्यम से जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम, उनमें उत्साह भरने का काम। क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थिति को अगर आप वर्तमान में देखते हैं तो किसी से छुपी नहीं है। आगे निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद अगर आप देखते हैं 2024 का चुनाव है और निकाय चुनाव को तो 24 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, उनमें जोश, उनमें उत्साह भरना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। पूरे संगठन को एकजुट करना, तो एक मैसेज देने की ये कोशिश है और इसके माध्यम से देखिए इरफान सोलंकी भले जेल में बंद हो, लेकिन अखिलेश यादव अगर इरफान सोलंकी से मिलने जाते हैं तो उसको आप दूरगामी परिणाम के रूप में देखें तो वहां पर जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके समर्थक है इरफान सोलंकी के, उनके मन में एक मैसेज जाएगा, उनके जहन में एक मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी अभी भी उनके विधायक के साथ में खड़ी हुई है और इसका फायदा निश्चित रूप से निकाय चुनाव में मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि मुलाकात के क्या कुछ और मायने निकाले जाते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सैफई से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अखिलेश यादव आज से 2 दिन में सैफई ही रहेंगे। शिवपाल यादव की जिम्मेदारी को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है और इधर निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर भी अखिलेश यादव चर्चा कर सकते हैं। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। जसवंत नगर और करहल विधानसभा में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे। तो अब से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, सैफई में ही रहेंगे अखिलेश यादव और यहां पर शिवपाल यादव की जिम्मेदारी को लेकर यह बड़ा ऐलान हो सकता है। तो निकाय के लिए क्या है लाल घेरा, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2 दिन तक सैफई में ही अखिलेश यादव रहने वाले हैं। शिवपाल यादव की जिम्मेदारी पर बड़ा फैसला हो सकता है और इसी के साथ साथ निकाय चुनाव की रणनीति भी अखिलेश यादव की तरफ से बनाई जा सकती है। शिवपाल यादव भी इस दौरान सैफई में ही मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव भी सैफई में ही जुटेंगे और सैफई में पूरा समाजवादी कुनबा जुटेगा। कार्यकर्ताओं के साथ सैफई में बैठकर अखिलेश यादव बैठक करेंगे। जसवंत नगर और करहल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे क्योंकि इस बार बड़ी जीत जसवंत नगर और करहल से डिंपल यादव को मिली थी और उसी प्यार का आशीर्वाद जिस तरीके से दिया है जनता ने, उसका धन्यवाद करेंगे। अखिलेश यादव 2 दिन तक सैफई में ही रहने वाले हैं
और चलिए क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रम को लेकर, नितिन उपाध्याय सीधा सैफई से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नितिन, क्या कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश यादव का? ये जानकारी मिल रही है कि अब से 2 दिन तक वो सैफई में रहेंगे, जहां पर कई जो बड़ी चीजें हैं वो होने वाली है। सबसे पहला, शिवपाल यादव की आगे आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी, उस पर भी चर्चा हो सकती है, और साथ ही साथ निकाय चुनाव की क्या रणनीति रहेगी सपा की, उस पर भी मंथन हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव को संजीवनी मिली है, अखिलेश यादव कहा जाए, और उनके जो लाखों कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश का जो माहौल है, क्योंकि जिस तरह से भगवा ब्रिगेड ने लाल सेना को घेराबंदी की, लेकिन सारे चक्रव्यूह समाजवादी पार्टी ने तोड़ दिए, कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी, और 2,88,000 से ज़्यादा मतों से डिम्पल यादव प्रत्याशी जो बतौर समाजवादी पार्टी की थी वो ऐतिहासिक जीत की है। तो समाजवादी पार्टी में कॉन्फिडेंस का माहौल है, लेकिन सामने निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से तैयारी कर रही है। तैयारियों के लिहाज से समाजवादी पार्टी से काफ़ी आगे है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से शिकस्त दी जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है। और आज सैफई रहेंगे अखिलेश यादव। निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो लोग उनसे मिलेंगे। है कि शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी सत्र से प्राइवेट स्कूलों में अब पढ़ाई महंगी होगी। छात्रों को निजी स्कूलों में पढ़ाना अभिभावकों को महंगा पड़ने वाला है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फीस बढ़ाने का फैसला लिया है और आगामी सत्र से 11.69% फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के तहत ये फैसला लिया गया है। प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्टूडेंट की महंगी अब पढ़ाई होने वाली है, तो अभिभावकों के जेब पर ये बड़ा डाका डलने वाला है। यहाँ पर फीस बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की जो स्टूडेंट्स होंगी उनकी जो पढ़ाई है वो अब महंगी होने वाली है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से फीस बढ़ाने का ये फैसला लिया गया है और आगामी सत्र से, यानी कि जो आने वाला सत्र होगा, उससे 11.69% फीस बढ़ाने का फैसला एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है। तो प्राइवेट स्कूलों की महंगी मनमानी कैसे अभिभावकों पर भारी पड़ने वाली है, जरा पॉइंट्स के जरिए आप समझिए। नए साल में स्कूलों की फीस बढ़ने वाली है और इसी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल जो है वो 11.69% फीस बढ़ाने की जो कवायद है उसे शुरू करने वाले हैं, जिसकी मार अब अभिभावकों पर पड़ेगी। अभिभावकों के लिए जो बच्चों को पढ़ाना वो महंगा होने वाला है और इसी के साथ आगामी सत्र से निजी स्कूलों में पढ़ाई महंगी होने वाली है। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है, जो फीस है वो महंगी होगी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से फीस बढ़ाने का ये ऐलान किया गया है। तो नए सत्र से अब बच्चों को पढ़ाना कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए महंगा होने वाला है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। एकदम से शैलेश, ये फैसला लिया गया है स्कूल एसोसिएशन की तरफ से फीस बढ़ाने का और कहीं ना कहीं एक बड़ा डाका डलने वाला है अभिभावकों की जेब पर। क्यों आखिरकार ये फैसला लिया गया है और अचानक से फीस बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? आयुषी, देखिए अगर बात करें तो जो फीस बढ़ाने का फैसला है उसके पीछे जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है यूपी की, उसका ये तर्क है कि जो 2018 का एक विनियमन बना हुआ है शुल्क निर्धारण को लेकर, उसी के तहत ये फैसला किया गया है और इसके हिसाब से जो महंगाई दर होती है उसमें कुछ परसेंटेज जोड़ के ये दर निकाली जाती है कि कितनी फीस बढ़ेगी और इस बार ये आ रही है 11.69%, यानी लगभग 12% फीस बढ़ेगी। अब आप इसको अगर देखें आज के टाइम में निजी स्कूलों में 8,000 फीस, 10,000 फीस, यानी अगर 10,000 फीस है, 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 2,400 रुपए सीधे तौर पर उनके ऊपर भार बढ़ जाएगा। तमाम पेरेंट्स मौजूद हैं, पेरेंट्स से ही जानते हैं उनकी पीड़ा को, उनके बारे में बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं पलक अवस्थी। पलक जी, किस तरह देखते हैं 12% फीस बढ़ जाना? 12% फीस बढ़ जाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल इसके एवज में हमें क्या एक्स्ट्रा देगा पहले तो स्कूल ये बताए, और ऑलरेडी अभी जो फीस है वो हमारे हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए। आपका नाम? अर्कज़ा मिश्रा। किस तरह से आप देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि क्योंकि जो फीस जो बढ़ रही है, हमारा जो बजट है वो है डिस्टर्ब हो जा रहा है, और क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है उसमें तो सैलरी तो बढ़ी नहीं है, और लेकिन कोविड के बाद जो है जो पेरेंट्स के पे जो बजट है वो डिस्टर्ब हो गया, पूरे फीस एकाएक बढ़ाना गलत है। आपका नाम? रिचा अवस्थी। आप बताएं किस तरह से देखते हैं? ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। कम से कम
5% बढ़ाते तो फिर भी ठीक था। 12% तो बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है क्योंकि पे तो आजकल बढ़ा नहीं रही है, तो इसलिए बहुत गलत कर रहे हैं। आप बताएं। सुप्रभा नाम है। एक्चुअली वही लगता है कि जब जैसे पेरेंट्स का उतना ज़्यादा बर्डन देना इस समय सही नहीं है। ऐसा है कि जिसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उनके लिए तो टफ रहेगा, तो मतलब ये तो सही नहीं है। आप बताएं। सीमा श्रीवास्तव। हाँ, ये फीस बढ़ाना बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई एक भी है, अगर 3 है तो भी क्या, एक है वो गरीब है तो कैसे पढ़ा पाएगा। और जानना चाहते हैं सभी बच्चों को अच्छे पढ़ाना चाहते हैं, फीस तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। आगे क्या। आयुषी देखिए, हम लगातार पेरेंट्स की बात सुना रहे हैं, अपनी बात नहीं, व्यूज जो है पेरेंट्स के हैं। आप बताएं सर, क्या नाम है? श्री प्रकाश मिश्रा नाम है। मेरे बच्चे 3 बच्चे CMS में पढ़ते हैं और मैं इसके एकदम विरोध करता हूँ। बच्चों में आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। अभी लास्ट टाइम भी कोविड पीरियड में जबकि गवर्नमेंट का आदेश था कि कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी स्कूल एसोसिएशन ने 9.85 करके यानी 10% की इंक्रीजमेंट कर डाला। उसके बावजूद भी कोविड में काफ़ी परिवार भी मतलब विचलित हुए। अपने परिवार से कई लोगों का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई बजट को लेकर के, उनकी नौकरी गई, लैप्स हो गई। देन उस कंडीशन में मैं चाहता हूं कि सरकार को इस फैसले में एकदम हस्तक्षेप करते हुए उस फैसले को वापस लेना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? चंदन कुमार श्रीवास्तव। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? सर, मैं इस फैसले को, जब भी किसी में प्राइस हाइक होती है तो कंज्यूमर के लिए वो एक समस्या तो बनती ही है। इनकम जो है गवर्नमेंट अपनी महंगाई दर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का भी DA उस तरह से नहीं बढ़ा पाती है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, और जो बढ़ता है वो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ एजुकेशन पर खर्च नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मेरा यह मानना है कि गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए। जो स्कूल तो कह रहे हैं कि हमने इसी नियम के तहत ही नहीं, एक जैसे बाजार में आप जाएंगे हर एक चीज़ की एक अपर लिमिट होती है। एजुकेशन की फीस की क्या अपर लिमिट होगी अभी तक आम जनता नहीं समझ पाती है। आप अभी प्राइवेट स्कूल में जाएँ 1,500 की भी फीस लगती है और 10,000, 20,000, 50,000 की भी फीस स्कूल है। आपका नाम सर? मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है। जो ये फीस बढ़ोतरी का मामला है ये पूरी तरह से गलत है। जनता पे बोझ बढ़ाना उचित नहीं है। आप देखें कोविड के बाद भी बहुत सारे परिवार हैं जो अभी तक अपने बिजनेस और अपनी जॉब को पूरी तरह से ट्रैक पे ला नहीं पाए हैं, और उसके बावजूद ये एकाएक फीस बढ़ोतरी का जो फैसला है हमारे हिसाब से अनुचित है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना। आपका नाम? मैं रजनीश त्रिपाठी हूँ, और ये जो फैसला सरकार ने लिया है फीस मतलब एसोसिएशन ने कि फ़ीस बढ़ाने का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं DPS में पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ कि फ़ीस उनकी कितनी ज़्यादा, और DPS ने ऑलरेडी 9.5% फ़ीस हाइक कर चुके हैं वो लोग, और गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए ताकि, और उनका ऑडिट ज़रूर हो प्राइवेट स्कूल्स का, जो उनका प्रॉफिट और लॉस हो, उस लॉस के बेसिस पे अगर ये डिसाइड हो कि कितना % उनका हाइक होगा तो इट विल बी बेटर। कुछ और पेरेंट्स भी हैं आयुषी हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गगन है। मैं इस फीस इंक्रीमेंट को 2 पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। पहला कि भारत जैसा देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे एजुकेशन शुड बी वेरी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि सब लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन दे सकें। जो परिजन है उनमें देखने को मिल रही है, पहले से महंगाई की मार है और ऊपर से स्कूलों का फीस बढ़ाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुत्ते के बच्चे को रौंदने का CCTV फुटेज सामने आया है। कार से कुत्ते के बच्चे को रौंदता ये चालक दिख रहा है। साजिश के तहत रौंदने का इस पर आरोप लगा है। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी की घटना बताई जा रही है। ये देखिए, ये वीडियो आप देखिए जिसमें जो ये कार चालक है ये कुत्ते के बच्चे को रौंदता हुआ नजर आ रहा है, और अब ये आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर यानी कि साजिश के तहत इस कुत्ते के बच्चे को रौंदा गया है। आप देखिए कैसे जो ये कुत्ते का बच्चा है बीच सड़क पर मौजूद रहता है, अचानक से कार आती है और उसे रौंदते हुए आगे निकल जाती है। अब इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत ये जो कार चालक है वो कुत्ते के बच्चे को रौंदता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी की घटना है। गाजियाबाद से ये वीडियो सामने आया है जहां कुत्ते के बच्चे को रौंदता हुआ ये CCTV फुटेज सामने आया है, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोगों के बीच जो ये कार चालक है अचानक से आता है और जो कुत्ते का बच्चा है उससे रौंदता हुआ निकल जाता है। शक्ति फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, ये वीडियो हम देख रहे हैं गाजियाबाद का जो बताया जा रहा है जिसमें एक चालक आता है, कुत्ते के बच्चे को रौंदता हुआ चला जाता है। अब ये जानकारी मिल रही है कि जानबूझकर यानी कि साजिश के तहत तो ये जानबूझकर किया गया है। कितनी सच्चाई है इस बात पर?
देखिए, जिस तरह से गाड़ी की स्पीड दिखाई दे रही है, गाड़ी बहुत आराम से, धीरे आराम से है। वो चाहता तो गाड़ी को रोक भी सकता था, लेकिन उसने गाड़ी रोकी नहीं। और जो कुत्ते का जो बच्चा है वो टायर के नीचे आ गया और उसे रोकते हुए आगे की तरफ चला गया। तो इससे साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये गाड़ी रोकना नहीं चाहता था और इस पे चढ़ाना चाहता था। वहीं अब इसकी शिकायत की गई है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हालांकि पुलिस ने अभी जांच की बात की है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से CCTV सामने आया है तो CCTV से साफ दिखाई दे रहा है कि ये कार चालक वहां अपनी कार को रोक भी सकता था और कार की जो स्पीड थी वो बेहद ही धीमी थी, वो तेज नहीं थी इतनी कि अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई कुत्ता सामने आ जाए या कोई इंसान सामने आ जाए। तो बहुत धीरे धीरे कार निकल रही है, धीरे धीरे वहां से जा रही है और जो कुत्ते का बच्चा है उस पर चढ़ा रही है। जी अच्छा शक्ति, क्या जो ये चालक है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? कौन ये था, क्यों उसने ऐसा किया है, अभी तक कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल इसके बारे में जानकारी मिल गई है। हालांकि जो पुलिस है, ये थाना टीला मोड़ क्षेत्र का मामला है, ये साहिबाबाद क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ का ये पूरा मामला है। तो इसकी शिकायत जरूर की गई है अभी। चलिए, अब शिकायत की गई है, अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए शक्ति। और चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, मामूली विवाद में दो पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हो गई है। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले हैं। CCTV में मारपीट की वारदात भी कैद हो गई है और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये देखिए, ये CCTV फुटेज अब सामने आया है और आप देख सकते हैं कैसे मामूली सी बात पर ये विवाद हुआ और देखते देखते जो ये विवाद था ये मारपीट में तब्दील हो गया। अब इसका CCTV फुटेज भी सामने आया और आप देखिए जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं, मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और जिसमें देखते देखते जमकर लाठी डंडे चले। और अब बात सहारनपुर की करेंगे। यहाँ खेल के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो गया है। गंगोह कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खेल के दौरान दो पक्षों में ये विवाद हुआ और आप देखिए तस्वीरें कैसे खेल में जो ये विवाद था ये मारपीट में तब्दील हो गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।